तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। लगातार मतदाता युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग है। इनमें तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं। क्या कुछ उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर नजर आएगी, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे तारुफ आपका करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। सपा प्रवक्ता दारा सिंह जी हमारे से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आरएलडी प्रवक्ता अंकुर सक्सेना हमारे से जुड़ गए हैं, अंकुर जी बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आलोक जी बहुत स्वागत है आपका। सीधा मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा। और क्या कुछ, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी हैं आप और डबल इंजन की सरकार है, दावा तो 80 सीटों का है, लेकिन 5वें चरण की 14 सीटों में से कितनी सीट को लेकर आप आश्वस्त हैं? क्योंकि रायबरेली पर कांग्रेस का दावा है, अमेठी पर लड़ाई देने का दावा है, और भी तमाम सीटों पर विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है और कह रहे हैं कि 79 सीटें पूरे प्रदेश में आएंगी। क्या कुछ आप कहेंगे विवेक जी? सर जी, जिस तरह से विपक्ष हवाई बयानबाजी कर रहा है, इससे साफ समझ में आता है कि विपक्ष जमीन से उखड़ चुका है। जिन 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें एक रायबरेली को छोड़ करके विपक्ष की कहीं कोई स्थिति नहीं रही और रायबरेली में भी इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग रायबरेली में होमवर्क कर रहे हैं और लगातार हम उस बूथों पे काम कर रहे हैं जहां पे हम हारे हैं और उसका कार्य प्रदेश स्तर से भी राष्ट्रीय स्तर से भी जी हमारे पदाधिकारी लगाए गए। हमारा रायबरेली में होमवर्क पूरा है। सोनिया गांधी अकारण रायबरेली छोड़ के नहीं गई, वो सालों से रायबरेली नहीं आई। उनको खूब मालूम था कि वो रायबरेली लड़ेंगी तो हार जाएंगी। जी जी। और जिस तरीके से शहजादे वायनाड रिटर्न होकर के अमेठी के बजाय रायबरेली आके गिरे हैं, तो रायबरेली तो ये मान चुकी है कांग्रेस की, इनके हाथ से जा चुकी है। और सारी अमेठी और रही बात रायबरेली का भी जो इनका रण है वो केवल सांकेतिक है, क्योंकि इनको खूब मालूम है कि हम रायबरेली जीतने नहीं जा रहे। रायबरेली जीतने की जरा भी आशा होती तो सोनिया अम्मा राजस्थान के रास्ते राज्यसभा न जाती। तो जमीनी हकीकत तो ये है। और भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं की विश्वसनीयता के साथ जनता का आशीर्वाद मांगने जाती है। और हमने जो एनडीए गठबंधन में जो हमारे पार्टनर हैं वो सब एक 11 के समीकरण थे। कहीं वो हमको मजबूती देते, कहीं हम उनको मजबूती देते। हमारे यहाँ देखा देखी जो इंडी गठबंधन बना, इसमें कोई किसी को एक वोट की मदद करने की स्थिति में नहीं है। विवेक जी, इन 14 सीटों पर कितनी सीटें इस बार? 14 की 14 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी फिर से जुड़ गए, मैं उन पास आऊंगा, लौटूंगा, लेकिन सीधा एक दारा सिंह जी आपके पास आता हूं और क्विक रिएक्शन आपका ले लेता हूं। जो बात विवेक जी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगी और रायबरेली भी इंडिया गठबंधन अपने हाथ से गंवाने वाला है। दारा सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही? जी जी, आवाज आपकी आ रही है जी। सबसे पहले राय साहब आपको नमस्कार, और बाकी श्रोता और आपके जितने पैनल पर बैठे हुए मेहमान सभी को नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र संविधान को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खत्म किया संसद भवन में, आपने देखा होगा कि सांसदों को बाहर कर दिया गया था कि ताकि नरेंद्र मोदी जी से कोई सवाल न करे, क्योंकि उस समय घटना एक बहुत तेज से हुई थी, बड़ी थी। उसके बाद एक आपको याद होगा कि बनारस में भी घटना हुई जिससे आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की चलाने वाले तीनों अपराधी
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है कि 1 साल से वो नहीं आए, 1 साल से वो नहीं आए। 10 साल से जब आप हैं तो आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर भारत में 10 सालों में कौन सा ऐसा काम किया जिसको आज छुपाना पड़ रहा। अब ये देख लीजिए कि जिस अडानी अंबानी का कर्जा माफ करते हैं उस अडानी अंबानी का आप ये लोग जिक्र करते हैं कि कांग्रेस से उसमें तो अगर जब अभी भी आपकी सत्ता चल रही, कलम चल रहा है, तो आप अडानी अंबानी के यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजते? जब जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वो धोखा दे सकते हैं तो हमें बताइए कि जो नरेंद्र मोदी जी को स्कूटर से लेकर घूम रहा हो पूरे गुजरात में, आज ऐसा क्या पड़ा कि नरेंद्र मोदी जी अडानी अंबानी की कांग्रेस के साथ? ठीक है, देखिए दारा सिंह जी, ये मुद्दे काफी उठे हैं। अडानी अंबानी का आपने लगातार विपक्षी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने मुद्दे काफी उठाए हैं। इन पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे और इन मुद्दों का जिक्र मैं जरूर करूंगा, उन पर एक चर्चा अलग होगी। लेकिन जिस तरीके से 14 सीटें इस बार 5वें चरण में देखने को मिल रही है, कितने पर आप दावा करेंगे? क्योंकि 79 सीट का दावा तो आप प्रदेश में कर रहे हैं, अब 14 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर ऑलरेडी मजबूत है। अगर दावा आपका यहाँ पर मजबूत है तो आधार का उसका बताएंगे आप, दारा सिंह जी? देखिए, हम गोल घुमाव की बात नहीं करते हैं। हमारी जो सीटें होंगी वो 4 जून को आपको पता चलेगा। 79 सीटें होंगी ना, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। जो हमारी 80 सीटें हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि देखिए ये जो चुनाव आपकी हम लोग लड़ रहे हैं, ये चुनाव जो है पिछला दलित अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। जब पिछला दलित अल्पसंख्यक लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होता है ये पूरे किसी को पता नहीं। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार इसमें बैठे हुए, उनको भी पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से जनता से क्या वादा किया, क्या काम किया है। अब इस पे हम ज्यादा न कुछ कहते हुए यही इतना कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये जनता ने खुद कहा। ठीक है, हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक क्विक रिएक्शन अंकुर जी आपका भी ले लेते हैं, फिर आलोक जी के पास में पहुंचूंगा। अंकुर जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, दारा सिंह जी कह रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके समाजिक चैनल के माध्यम से समस्त जनमानस से ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें, क्योंकि मत देना न केवल आपका अधिकार है अपितु वो आपका कर्तव्य भी है। तो एक जननीति के अनुरूप, लोक नीति के अनुरूप अगर आप मताधिकार का प्रयोग करेंगे तभी सरकार और मंत्री को आप चुन सकेंगे। तो इसलिए एक बार पुनः निवेदन है कि आम जनमानस भारी से भारी संख्या में मतदान करने के लिए निकले। अब आते हैं आपके प्रश्न पर और दारा सिंह के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में जो समाजवादी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों के बीच में मतैक्य नहीं है। ये दोनों लोग विरोधाभासी परिपाटी के ऊपर चल रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री, हमारे पास एक प्रधानमंत्री का फेस है जो न केवल भारत में अपितु विश्व के पटल पर अपनी एक आभा रखता है और उस आभा के परिप्रेक्ष्य में विश्व में भारत का एक परचम लहरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एनडीए गठबंधन है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और मोदी जी तीसरी बार 4 जून को ऐतिहासिक मतों के साथ शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। 4 पार का आंकड़ा जो हमारा नारा दिया गया है, आप देखेंगे 4 जून को जब धरातल पर उतरेगा तो समाजवादी पार्टी के पास वो चेहरे नहीं बचेंगे जो आपके सम्मानित चैनल पर डिबेट में बैठ के अपनी बात को रख सके। आप देखिएगा 4 जून को समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके सबके मोबाइल फोन बंद होने वाले हैं। अभी से मैं आपके चैनल पर बताई दे रहा हूं। अब आते हैं, अगर जैसा कि इनने बात कही है कांग्रेस में बता दें या समाजवादी पार्टी में बता दें, 2 प्रश्न पूछ रहा हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। ये उत्तर प्रदेश में किसको बड़ा दल मानते हैं? क्या ये कांग्रेस को बड़ा दल मानते हैं या समाजवादी पार्टी को बड़ा दल मानते हैं? चलिए इसको दूसरे रूप में पूछिए कि ये कांग्रेस, इंडी गठबंधन में ये कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि इंडी गठबंधन की तो शुरुआत हुई थी माननीय नीतीश कुमार थे उस समय, नीतीश जी तो स्वयं एनडीए गठबंधन के बैनर तले आज की डेट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको इस बात को स्पष्ट करना होगा कि माननीय राहुल गांधी जी जो है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश आ रहे हैं या अखिलेश यादव जी राहुल गांधी की छाया में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा जो इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने कहा आप अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए, क्या आप अखिलेश यादव पीएम का चेहरा मानते हैं? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या ये अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं
क्या राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में जो जनसभा अखिलेश यादव के नेतृत्व में कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं? कांग्रेस के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? ये स्पष्ट है, ये बातें हम जनमानस के पास स्पष्ट होनी चाहिए। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय लोकदल के हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके भीतर स्पष्टता है। दारा सिंह जी, कोई करेक्शन आपका दे दीजिए कि कौन आपकी पार्टी से प्रधानमंत्री होगा? अखिलेश यादव को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और साथ ही क्या कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सपा चुनाव लड़ रही है, सपा के बैनर तले कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? प्रधानमंत्री के कई दूर है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो अली बाबा 40 करोड़ का विरोध कराया गया, इसके पास कोई विकल्प नहीं, कुछ है ही नहीं। हरा भी कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है, घुमा एक लाइन पे लोगों के पास। अगर ये 2026 चुनाव में जिनकी जो बनारस का अयोध्या वाले प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि आप चुनाव से पार करा दीजिए, मैं समीक्षण करूँ। ये चुनाव बचाने के लिए, किसान बचाने के लिए है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है अलीबाबा 40 में है, इसको बता दूं, एक भी सिर्फ एक चीज का दावा करता हूँ, वो भी है बनारस से। और वो क्यों है? वादा टोकियो बनाने के लिए। ठीक, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उत्तर प्रदेश एक सामने ठीक नहीं पा रहा। जिला दलित का जो चुनाव है वो ऐसा चुनाव है के ऊपर ही कई लोगों ने इन्हें मंदिर जाने से रोका, इन्हें घोड़े पे चढ़ने से रोका, इन्हें आपने देखा होगा मंदिर पे गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंदिर नहीं खुलाया। और इसके बाद कहते हैं इनके जितने भी प्रचार कार्य है, विकास से खत्म नहीं बन रहा है। जहाँ इनकी प्रचार की गाड़ी जा रही है, विकास से फिर जाने नहीं बन रहा है। वहाँ राम को लाए हैं, अरे राम को ये लाएंगे, श्री राम देश को लाए, पूरी धरती बनाए, राम जा रहे हैं। ठीक, दूसरा चीज आखिर क्या कोई जादू नहीं गारंटी नहीं चाहिए। तो अब ये क्या करें, किसानों को धमकाए, जिन्हें पंचायत बच्चों को धमकाए, यहाँ तक का जो विकास है उसको धमकाए, वो खिलाओ, फोन नहीं दिखाओ, बहू उनसे कह रहे हैं हम तो तुम्हारी। ठीक है, अब फिर उसके बाद नहीं हुआ तो हम अभी नगर में होंगे तो वहीं कहीं गए नहीं। कभी 25 तारीख को होती ये क्या करते हैं कि जिनके जो छटे हुए गुस्से हैं वो वहाँ जाके गाँव में करेंगे। अगर आपने पार्टी के वोट नहीं किया तो आपका राशन कर जाएगा, आपको जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री। ठीक है दारा सिंह जी, आपकी आवाज भी मुझे थोड़ा रुक कर आ रही है, मैं चाहूंगा उसे दुरुस्त कराया जाए और जो प्रतिक्रिया है मैं उनसे लूंगा। और अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास आऊंगा, लेकिन सीधा मैं आलोक जी पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि लगातार आप धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं सारी बातें और तकनीकी खामी के चलते आपके बीच में संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से आज का 5वां चरण है, क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या कुछ आपका एनालिसिस है? क्योंकि जो दावे की हम रेस देख रहे हैं, सभी के दावे हैं लगभग सभी सीटों पर, चाहे इंडिया गठबंधन हो, बीजेपी हो। बीजेपी के दावे का आधार मजबूत दिखाई देता है क्योंकि पहले से वो अच्छी स्थिति में है। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर दावा कर रहा है, क्या कुछ आप आधार देख रहे हैं? और साथ ही किस तरह का मुकाबला इस बार आप पूरा सियासी रूप से देखने को मिल रहा है? तो केस स्टडी करनी है तो 1977 को आपको देखना पड़ेगा और फिर आपको 2004 को देखना पड़ेगा, जिसमें जो था एनडीए गठबंधन था जो हार गया था और यूपीए 1 और यूपीए 2 आया था। इन दो परिस्थितियों की जब आप केस स्टडी करेंगे तब आपको बिल्कुल सामने 2 पॉइंट सामने नजर आएंगे। पहला ये कि 1977 में जो विपक्ष था बहुत शक्तिशाली था, एकत्र था। क्या उतना विपक्ष आज एकत्र है? जवाब मिलता नहीं। इसका अंकुर साहब ने काफी डिटेल में उत्तर दे दिया कि
जो जिन्होंने शुरू किया था वो एनडीए के साथ है, ये भी एनडीए में रहे, उसके बाद अब एनडीए में आ गए हैं। तो आप कह सकते हैं पहला पॉइंट कि विपक्ष इतना सशक्त नहीं है जितना 1977 में था, जिसने सत्ता को बदला था। अब आइए 2004 में आपने देखा था कि साइंस इंडिया और डेवलपमेंट के नाम पे लड़ रहे थे, यानी कि ननका और रजाक जो वोटर थे, जो मुख्य रूप से वोट डाल रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला था। लेकिन अब की बार देखिए जो लाभार्थी वर्ग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आपको फ्री राशन मिल रहा है, आपको फ्री मकान मिल रहा है, आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, आपको जो है शौचालय मिल रहा है, तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं हैं। आप देखिए किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में लगातार जो है 2000 रुपए 3 महीने में जा रहे हैं। तो एक बड़ा लाभार्थी वर्ग जो है वो इकट्ठा हो गया, साथ में जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखाई रहा है। हालांकि मिडिल क्लास में थोड़ी सी असमंजस की है, लेकिन वो इतना नहीं है कि जो है हमको लग रहा है कि वो विपक्ष के साथ हो जाए या उनकी नीतियों के साथ हो जाए, क्योंकि उनकी जो नीतियां जो सामने आ रही हैं, विशेषकर जो उनके सैम पित्रोदा के आए और 2-3 आपके इनके जो अपना फॉरेन मणिशंकर जी का जो बयान आया है, उससे जो है मिडिल क्लास जो है कांग्रेस जो विपक्ष है एनडीए है, उससे विशेषकर कांग्रेस से जो है वो क्षुब्ध नजर आ रहा है। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी नहीं नजर आ रही है कि विपक्ष इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो जो है सत्तारूढ़ जो एनडीए है उसको जो है तोड़ के जो है सत्ता में आ जाए। तो हालांकि जो नियम किया जा रहा है 400 पार, उसमें हो सकता है कुछ कमी हो जाए, लेकिन सत्ता जो है बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जो एनडीए लेड गठबंधन है उसके पास जाएगी। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 4 महत्वपूर्ण सीटों की। एक आपकी लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, और साथ में आप एक और देखिए जिसको आप कह सकते हैं कैसरगंज, जो ब्रजभूषण सिंह साहब के ऊपर आरोप लगा था और उनके बेटे को वहां टिकट मिला है। चूंकि वो बाहुबली है, वहां पे उनका अच्छा दबदबा है, उनका क्षेत्रीय है और हमेशा से वो जीतते चले आए हैं। तो हमको लगता है कि उनका लड़का करण भूषण सिंह, उनको सीट आराम से निकाल लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होगी रायबरेली की। क्या बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या राहुल गांधी जो है अपनी विरासत को बनाए रखेंगे, अपनी माता की जो उनकी विरासत थी, उनकी जो दादी की विरासत। लेकिन बिल्कुल देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी हो, पीएम मोदी हो, सभाओं में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की है। अमित शाह ने पूरी सभा वहां रायबरेली में की और कहा कि सोनिया जी कह रही हैं कि मैं बेटे को अपने सौंपने आ रही हूं। कोई परिवारवाद का उन्होंने इस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई जागीर रायबरेली नहीं है, आम जनता की सीट है, जनता जहां चाहेगी। तो जब ये बयानबाजी हुई है, क्या रायबरेली में आप मुकाबला कड़ा देख रहे हैं? मुकाबला कड़ा एक तरफा नहीं देख रहे हैं, लेकिन कड़ा देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिंपैथी जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर एक माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चे को जोड़ रहा हूँ, तो जो हम लोग के उत्तर प्रदेश में जो पारिवारिक संबंध है, जो मेन वोटर्स है, उसके अंदर एक संवेदना होती है कि माता ने बेटे को अपना सौंपा है, हमारी सेवा के लिए सौंपा है, आदि इत्यादि है। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ एक सिंपैथी वेव यहाँ पे रहेगी। और सोनिया जी ने काफी यहाँ पे दौरा भी किया और अपनी एक स्पीच भी दी है, सभा भी की है। उसका असर राहुल गांधी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। ठीक है आलोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे कि देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव की सभाओं में जमकर भीड़ हमने कुछ दिनों में देखा, जमकर भीड़ देखने को मिल रही है। काफी बड़ी संख्या में युवा हो और काफी भीड़ देखने को मिल रही है और तमाम दावे वो कर रहे हैं कि यही भीड़ आगे चल के यूपी की तस्वीर बदलेगी और सत्ता से फेंक दिया जाएगा बीजेपी को, फटाफट वो चले जाएंगे। तमाम तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्या ये लोकसभा सीटों में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि दावे तो कई हैं, प्रियंका गांधी भी जहां जहां पहुंची हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां उनको देखने सुनने पहुंचे हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो सपा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके पास 101 विधानसभाओं की उसके पास स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें कई सारी विधानसभाएं जो है वो मिलकर बनती हैं और जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। हो सकता है क्षेत्रीय मुद्दे को, जातिवाद के मुद्दे को लेके सपा एक अच्छा यहाँ पे दबदबा रखती है। पीडीए का मुद्दा लेके चल रही थी, आखिर में आते आते वो उसमें उसको काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। जो उनके एसोसिएट्स थे जो पीडीए के साथ थे वो काफी कुछ अलग हो गए और उनके पास कोई बड़ा मुस्लिम नेता भी नहीं रहा आजम साहब के जाने के बाद, जेल जाने के बाद। तो कुल मिला के ये है कि सपा के पास थोड़ा सेटबैक है, लेकिन सपा को आप ऐसा उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी विधानसभाओं में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और उनके अपने वोटर्स है और मुख्य विपक्षी दल है। तो इसलिए भीड़ का तो इकट्ठा होना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन देखने वाली ये है कि राष्ट्रीय स्तर के जब मुद्दे आएंगे,
लोकसभा के जब आएंगे, जब वोटर्स निश्चित तौर पर यही चुनौती विपक्षी गठबंधन हो, विपक्षी दलों के पास यही चुनौती है कि क्षेत्रीय स्तर पर विधानसभा चुनाव में तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय मुद्दों की आती है, जब बात लोकसभा चुनाव की आती है, तब जरूर यहां पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई देती है। और फिलहाल तो वो मुकाबला भी कहें कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों का दावा, 19 सीटों का दावा विपक्ष कर रहा है, उतनी मजबूत तो नहीं दिखाई देते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बार जो 5वें चरण का चुनाव है और उसके पहले जो बयानबाजी भाषणों का दौर हमने देखा, ठकाठक खटाखट फटाफट के तमाम दावे भाषण देखने को मिले हैं और विपक्ष भी कह रहा है कि अब फटाफट रवाना करेंगे बीजेपी को। ऋषभ जी, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि संसद में मैं मुंह खोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हाँ। जहां तक मेरी जानकारी, आज तक उतनी पुरानी बिल्डिंग का कोई प्लास्टर का कोना भी टूट के नहीं गिरा और भाषण देने के बाद वो आंख मार करके चिपटने के कगार तक आ गए। हाँ। इसी तरीके से जो खटाखट गरीबी दूर कर रहे थे, उनकी पुश्तें बीत गई इस देश पे शासन करते हुए, वो गरीबी दूर न कर सके। या तो उनके पूर्वजों की इच्छा शक्ति अच्छी नहीं थी या नीयत अच्छी नहीं थी। अब इसके बारे में तो ही बता सकते हैं। जो लोग कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है, आज समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक दिल्ली का 1 रुपया पूरा पहुंचता है और हम पाई पाई का हिसाब रखने वाली सरकार है और देते हैं जनता को हिसाब। यही कारण है कि आज रिकॉर्ड संख्या में गरीबों को पक्के मकान मिले, चाहे वो शहरी ग्रामीण गरीब हो चाहे ग्रामीण गरीब हो। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर। साथ ही अब बात अमेठी की करें तो क्या कुछ यहाँ पर आप स्थिति देख रहे हैं? पिछली बार का जो अंतर है उसे बहुत बड़ा अंतर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी ने अपना घर यहाँ पर बना लिया है, यहाँ की स्थानीय वो अपने आप को बताने लगे हैं और तमाम तरीके से किशोरी लाल भी यहाँ पर कह रहे हैं कि चुनौती वो देंगे आपको, क्योंकि पूरी गली गली से वाकिफ हैं, स्थानीय नेता हैं, लोग उनसे जानते हैं, पहचान बढ़िया है और लोग उनको अपना मानते हैं। तो कैसे कुछ मुकाबला आप देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का दावा है इस बार कड़ी टक्कर यहाँ पर आपको देने वाले हैं? देखिए ऋषभ जी, अमेठी से कांग्रेस को जरा भी उम्मीद होती तो युवराज खुद लड़ते हैं और युवराज ने जिस तरह से अपने कर्मचारी को उतारा है, जनता है, सब जानती है नेता कौन है, कर्मचारी कौन है। यहाँ तो खड़गे साहब को भी कहते हैं साहब पार्टी चलाने के लिए रखा है, इनके यहाँ गांधी परिवार चित्र जो भी है सब कारिंदे हैं। और ये नेता चुनने का चुनाव है, कारिंदों को वोट देने का चुनाव नहीं। और जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अमेठी से अपना रिश्ता जोड़ा है और उस जुड़ाव के क्रम में उन्होंने अपना मकान बना करके वहां रहना शुरू किया है, ये उल्लेखनीय है। रायबरेली और अमेठी से पुश्तों के नेतृत्व के बावजूद भी आज तक गांधी परिवार वहां एक कदम मकान नहीं बना पाया। गेस्ट हाउस से ही पूरा राजनीति चलती है लोगों की। तो इससे साफ है कि इनका कोई वहां से बहुत जुड़ के राजनीति करने का गांधी परिवार का इरादा नहीं है। गांधी परिवार के लोग आएंगे, हाथ हिलाएंगे, पब्लिक को परगलाएंगे, वोट लेके चले जाएंगे। इनके इतने दिनों के सांसद भेजने के बावजूद भी अमेठी और रायबरेली के विकास की गति क्या रही है किसी से अछूती नहीं, सबको मालूम है। विकास वहाँ स्मृति ईरानी जी के बाद पहुंचा। जब स्मृति ईरानी जी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो एक अदद ऑडिटोरियम तक नहीं था, के होटल नहीं थे, सड़कें तो दूर की बात है। ये सब कुछ काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ और वहां फैक्ट्रियां भी आई। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तमाम तरीके से विकास को लेकर अगर आप दावा कर रहे हैं तो ठीक है, आप अमेठी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में आप बड़ा विकास का डंका बजाते हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ जाती है कि राम मंदिर पर बात आ जाती है, हिंदू मुसलमान पर बात आ जाती है कि ये लोग आएंगे तो आपकी संपत्ति बेच देंगे, मंगलसूत्र आपका बिक जाएगा। क्या जरूरत है फिर इस तरह की बयानबाजी करने की? देखिए क्यों ना की जाए, राम मंदिर का जिक्र क्यों ना किया जाए। आप राम जन्मभूमि के मंदिर में रोड़े अटकाते रहे, मुकदमे की सुनवाई टलवाते रहे,
सुनवाई चलवाने वाला जो वकील था उसको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, कपिल सिब्बल को। 4 सेवकों पे आपने गोली चलवाई। आज आप हम पे हंसते रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लाखों लाख लोग रोज दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम आपकी हरकतों को क्यों न बताएं? और ये तो जिस तरह से ये विपक्ष के लोग कालनेमी रूप धरे घूम रहे हैं, स्वयं हनुमान जी को भी कालनेमी को देख करके संशय हो गया था कि कोई बड़ा भक्त है। वो तो देवताओं की कृपा से वो जान पाए थे कि एक कालनेमी रूपी असुर है, तब उसका वध हो पाया। ऐसे विपक्ष के कालनेमियों से सावधान करना हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का दायित्व है जनता को। नहीं, हमारी जनता जो बजरंगबली के रूप में है, जो हमारी जनता जनार्दन है, उनको भी संशय हो जाएगा कि ये तो कोई राम भक्त घूम रहे हैं। जो लोग बाजारों पे जाते थे, रोजा इफ्तार करते नहीं सकते थे, आज वो जनेऊ कुर्ती के ऊपर पहन ले रहे हैं, टीका लगा ले रहे हैं। ऐसे कालनेमियों से बहुसंख्यक समाज को सावधान करना हम लोगों का दायित्व है। तभी हमारे जो जनता जनार्दन के रूप में बजरंगबली हैं, आज वो पहचान पाएंगे कि इन कालनेमियों से जी सावधान रहना है। और सही, जब ये आरक्षण धर्म के आधार पर देने की बात करते हैं, तो ये आरक्षण किसका मारेंगे? पिछड़ों का मारेंगे, दलितों का मारेंगे, आदिवासियों का मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आप क्रॉस कर सकते नहीं, तो आप अपने भाइयों का आरक्षण मार करके मुसलमानों को दे देंगे। वो तो कहते हैं कि आरक्षण बीजेपी खत्म करना चाहती है, आप संविधान बदल देंगे, और यहाँ पर एक गफलत जरूर आरक्षण को लेकर जनता में बनी हुई है। कहते हैं ऋषभ जी कहते हैं, उनकी करनी तो देख लीजिए। संयुक्त आंध्र में उन्होंने क्या दिया, कर्नाटक में उन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, जो कहते हैं कि संपत्ति का सर्वे होगा, विरासत टैक्स लगेगा। हमारे पूर्वजों की संपत्तियां जो हमारे पूर्वजों ने मेहनत से, मशक्कत से इकट्ठा करके अपने वारिसान को सौंपी है, उस पे ये विरासत टैक्स लगा करके उसका क्या करेंगे? उसको उनको देंगे, जो रिफ्यूजी है, जो बाहर से आए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको बांटेंगे। तो हमारे पूर्वजों की जो परिश्रम रही, मेहनत रही, उसकी कमाई तो लुट गई ना। तो अगर हम कहते हैं कि मंगलसूत्र तक बेचने की साजिश हो रही है, क्या गलत कहते हैं? ठीक है, आपने तमाम बातें कही। मैं चाहूंगा जी इसी पर चाहूंगा चर्चा को आगे बढ़ाऊं और प्रतिक्रिया उनसे लूं। दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दारा सिंह जी, राम मंदिर को लेकर ही आप इससे पहले कह रहे थे, और जब जिस तरीके से विवेक श्रीवास्तव जी हो, बीजेपी हो, पीएम मोदी ने कहा कि दोनों शहजादे एक साथ हैं अब, और दोनों शहजादे 4 जून के बाद गायब हो जाएंगे, यहाँ पर हम और आप रह जाएंगे क्योंकि हम यहाँ के हैं। राहुल गांधी जी विदेश चले जाएंगे, और उन्होंने कहा अगर इनकी सरकार आ जाती है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, राम मंदिर को, रामलला को फिर से मंदिर के बाहर कर दिया जाएगा। तमाम बातों को लेकर वो आपको घेरते नजर आए थे। क्या वजह है कि आपकी छवि इस तरह की बनती नजर आती है कि आप राम विरोधी हैं, राम मंदिर में आप निमंत्रण पर नहीं गए, कांग्रेस की बात यहाँ पर होती है, तमाम आपके सहयोगियों की बात होती है। आप अगर यदुवंशी अपने आप को कहते हैं तो जो राम का विरोध करते हैं आपने उनसे हाथ मिला लिया है, उनके साथ आप मौजूद हैं, तो जनता सब समझती है। ये परसेप्शन बीजेपी ने बनाया है और पीएम मोदी ने अपने भाषणों के जरिए जनता को समझाने की कोशिश की है। तो आपको लगता है इससे बड़ा नुकसान आपको पहुंचेगा? देखिए, कठिन बात इन्होंने कहा है कि राम पर हम लोग बुलडोजर ठीक, और इसको मैं सुप्रीम कोर्ट को जरूर दूंगा, क्योंकि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात को कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। आप बताइए, राम मंदिर भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय लिया तो किसी ने कोई विरोध किया? नहीं किया, सबने स्वीकार किया। तो ये लोग तो जनता अपने जो काम नहीं किए, और ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र, आपको याद होगा कि पुलवामा में जब 300 किलो RDX आया था, उसमें भी कुछ मंगलसूत्र मिले गए। मणिपुर में जो घटना हुई उसमें भी मंगलसूत्र पहने हुए थे। ठीक है, तो ये क्या जाने, परिवारवाद दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब होता है कि अच्छे से कपड़े पहनने में, विदेश घूमने का। ठीक है,
ऐसा कहते नहीं। अब आपको बता दें कि देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है मुंबई को लेकर। 18 उत्तर प्रदेश में 18 पेपर लीक हो गए, नौकरी दे नहीं पाते। उन्होंने कहा था पुलिस भर्ती लास्ट वाला जो पेपर लीक हुआ था, उन्होंने कहा था 3 महीने बाद क्यों पेपर 3 महीने से ज्यादा हो गया, पेपर क्यों नहीं मिले। ठीक। दूसरा चीज, अब ये बार बार ये मंदिर को इसलिए ला रहे हैं कि इससे कोई विवादित बयान दिख रहे विपक्ष की तरफ से और ये लोग चुनाव। मगर भाई आप बार बार वही नोटिस नहीं देख सकते हो। पे एक बार नोटिस देख लेंगे, दूसरी बार पैसा ही पड़ेगा और जनता भी जान गई है। अब तुम लोग वो जली रोटी हो गए, किसी काम के नहीं बचे हो। आपने कहा था अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लेकिन देखिए दारा सिंह जी, अगर जनता अगर आप पर भरोसा करे तो आप भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हैं, बीजेपी का विरोध अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं परसेप्शन के तौर पर नेगेटिव राजनीति में आपका परसेप्शन में आ जाते हैं। लेकिन आप क्या देंगे आने के बाद? आपके पास क्या बेटर मॉडल है? जनता क्यों भरोसा आप पर करे? सुनिए तो भैया, मैं बता रहा हूँ। अब आप बता दीजिए कि यही उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा हम फ्री गैस देते हैं। अरे शहर में आपने पाइपलाइन बिछवा दिया, कबाड़ हो जाता शहर में। गाँव में क्या आपने कहा हम गाँव में फ्री मीटर लगवाते हैं। आपने फ्री मीटर लगाया, 4 महीने का 1 साल का बिल आपने भेजा, ये भी आप जनता को बताइए। ठीक। आपने कहा था 13 रुपए में चीनी देंगे, आपने क्या क्या चीनी प्रोसेस बता दी, तेल ही प्रोसेस बता दी। आपने कहा हम राशन दे रहे, क्या पहले राशन नहीं मिलता था क्या? और कार्ड पे मिलता था। फिर आप ही तो कह रहे हैं कि 10 के आप जो राशन है उसको बढ़ाया जाएगा, आप उसको और राशन बढ़ा के देंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज में असहभागी हो रहे हैं। भाई राशन पहले भी मिलता था। अब ये अभी कहते 25 करोड़ लोगों को हमने अमीरी में लाया हूँ और 80 करोड़ लोगों को ये बता रहे हैं कि हम राशन भी बांट रहे हैं। तो ये आंकड़ा अभी गरीब किसी को समझ में नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी अब दूसरा है कि इन्होंने कहा था ठीक है, विवेक जी कुछ कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक जी एक मिनट सुन लीजिए, बता दें विवेक जी बहुत दिन से धोए जा रहे हैं और ये बेचारी आ रहे हैं डिबेटों में मजबूरी में। उनको बताना चाहता हूँ विवेक जी, आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था गड्ढा मुक्त, आपने कितनी तारीफ दे डाली गड्ढा मुक्त। ठीक है, कोरोना काल में आपने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दिया, कहाँ पे एयरपोर्ट नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पे जहाज नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, बैंक नहीं जा सकते। आज इस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से आप चंदा ले लेते हैं। पुलवामा हमला क्या होता है, वहां से कुछ दिन बाद में आप वहां से चंदा ले लेते हैं। और गौ माता के नाम से कितनी इन्होंने हत्या करी, कितने निर्देशों को मार डाला गौ के नाम से, और उसी गौ की कंपनी से आप माल मिलते हैं। तो ये भैया तालमेल ये जितना मिल नहीं पा रहा, तो जनता जान चुकी है। और ये इनका जो यूनिवर्सिटी जो इनकी IT सेल्स बांटते थे, जो इनकी झूठ पे पूरे गाँव बहुत छपते थे, इनमें से 3 बलात्कारी बरामद हुए हैं, अभी तक वो गिरफ्तार कहाँ करें। ठीक। दूसरा, आप पत्रकारों को देख लीजिए, अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, 3-4 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है। देखिए विवेक जी, जल्दी से प्रतिक्रिया आपकी, फिर अंकुर जी के मैं पास जाऊंगा एक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनता जान चुकी है। जल्दी से प्रतिक्रिया आपकी। ऋषभ जी, हमारे समाजवादी मित्र जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना, इस तरह से इनकी एक विधायिका ओवैसी के साथ घूम रही है। ओवैसी का बाबरी मस्जिद को लेके क्या बयान है, राम जन्मभूमि मंदिर को लेके क्या बयान है, इनके गठबंधन के एक युवराज ने जो कहा अपनी कमेटी में कि हम हाई पावर कमेटी बना करके और राम जन्मभूमि मंदिर का फैसले का को पलटेगी, ये प्रमुख का बयान है। ऐसे में जो लोग राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, उनकी नीयत से हमको जनता को सावधान करने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी तो बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज का कितना अहित कर चुकी है, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। कारसेवकों पे गोली चलवाने से लेके, इनके शासन में कुंभ हुआ था ऋषभ जी प्रयागराज में, तो वहां पे उस कुंभ में करीब दारा सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आप पर लौटूंगा। आप विवेक जी अपनी बात रख रहे हैं। पूरा कुंभ का इन्होंने प्रभारी मंत्री आजम खान को बनाए रखा। पूरा कुंभ अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया और मौनी अमावस्या के ठीक स्नान के रात पर्व पर
वहाँ भगदड़ मची और करीब 400 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े भी करीब 42 लोग मरे। 28 लाशों के साथ मैंने स्वयं प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के हाल में रात गुजारी और ये लोग वहां लाशें गायब करवा रहे थे। और एक वो दिन था कि जब यहाँ पे शिव भक्त जब कांवरिये निकलते थे तो उनका डीजे बंद करवाते थे लोग। आज हमारे एक कोर्ट की ताकत ये है कि डीजे भी बजता है, कांवरियों के पैर भी धुले जाते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी होती है और कुंभ भी पूरे गौरव गरिमा के साथ संपन्न होता है। और उस कुंभ में अखिलेश यादव नहा करके भी आते हैं, गंगा भी साफ होती है। और अयोध्या में भी प्राण प्रतिष्ठा वाले समय मैंने देखा कि श्रद्धालुओं के लिए ओपन हीटर भी लगाए गए, जबकि आजम खान ने अपने कुंभ में रैन बसेरा नहीं बनवाया। अलाव की तो बात दूर की स्थिति है। ठीक है, दारा सिंह जी कोई रिएक्शन जल्दी से। इन्होंने बहुसंख्यक समाज के साथ कितना अपमानित करने वाला व्यवहार मौके मौके पे किया है, तो सारी चीजें सबके याद में है। बस इन काल नेमियों से समाज को सावधान करने का काम हम कर रहे हैं। जी दारा सिंह जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही यहाँ पर। देखिए मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। कह रहे हैं पिछड़े दलित लोग कांवर उठावे और ये लोग चंदा ले। ठीक, पिछले दलित को शिक्षा से वंचित करने के लिए मंदिर का कहीं बयान ले आते हैं, कभी कांवर का ले आते हैं। आप बता दीजिए, जो राम मंदिर विवाद चल रहा था वहां पर इन्होंने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन इन्होंने किया। वहां से 3 किलोमीटर दूर क्यों बनवाया गया मंदिर? ठीक है। दूसरा, ये बार बार गोली कह रहे हैं, वो जो सचिव थे उस समय के, जो इस समय जो मतलब निजी सचिव थे, जो भी सचिव थे, आप बता दीजिए कौन थे? मिश्रा थे। और जो गोली चलवाने का ऑर्डर दिया था वो कहा था, तब ना टेलीफोन था ना मोबाइल था। तो आरएसएस का ही आदमी गोली चलवाता है और ये सुप्रीम कोर्ट बार बार गोली का कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिखा दीजिए कि कहीं समाजवादी पार्टी के उस समय के मुखिया ने ऑर्डर किया था। लेकिन दारा सिंह जी, कांग्रेस पार्टी का आपको वो हलफनामा तो याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया कि राम को काल्पनिक बताया गया था, राम सेतु को ढहाने के लिए कहा गया था। आप उनके साथ आज खड़े हैं कि इस बात को लेकर जो आपकी छवियों से वही सुप्रीम कोर्ट ललाई यादव की सच्ची रामायण को माना है। और देख लीजिए ये इनके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने ललाई यादव की सच्ची रामायण को माना है, समझ गए? तब भी ये लोग मुंह झुकाकर भागे थे। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट इनको लथाड़ता है और फिर बाद में क्या कहते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया। हम विकास की बात, ये बताइए ना कितने विद्यालय इन्होंने बनवाया, कितने आईटी सेल बनवाए। भाई राम मंदिर तो बन गया, श्रद्धा लोग सब दर्शन करने जा रहे हैं। अब आप ये राम मंदिर तो बन गया, लेकिन लोग वोट करने जा रहे हैं और जरूर उनके जहन में ये चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे कब तक मजदूर रहेंगे, लोग पूछ रहे हैं कि हमारी बेटियां रात को घर सुरक्षित आएंगे कि नहीं, लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो पेपर दिए, जो हमने कर्जा देकर पढ़ाया है, ये नौकरी पाएंगे कि नहीं। लोग ये पूछ रहे हैं कि हम अस्पताल जा रहे हैं, जिंदा लौट के घर आएंगे या नहीं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएं। अंकुर जी, आपके पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से दारा सिंह जी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर काफी कुछ नहीं हुआ है, जो बीजेपी सियासत करती आई है, और उसी तरीके से आप जो उनके घटक दल हैं, उनका हिस्सा हैं, आप भी उसी में शामिल हो गए हैं कि विकास कोसों दूर है और तमाम तरीके से धर्म की राजनीति, धर्म पर सियासत, राम मंदिर सियासी केंद्र हो गया है। तो इस तरह के आरोप लगते रहे। अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय लगातार लोगों के पूछने की चर्चा कर रहे थे, तो लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने को बड़ा दल मानती है उत्तर प्रदेश में, या वो कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, या कांग्रेस वो अपने को बड़ा दल मानती है, वो समाजवादी पार्टी की छाया में चुनाव लड़ रही है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एनडीए का विकल्प क्या है, और लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का चेहरा है या राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है। या राहुल गांधी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या अखिलेश यादव राहुल को लड़ाने के लिए लड़ रहे हैं। लोगों के प्रश्नों की आड़ में समाजवादी पार्टी अपनी जो इनने 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में जो इनने गंद फैला रखी थी, उस जवाब सकती है, क्योंकि 2012 ठीक है अंकुर जी, समय हमारे पास कम बचा हुआ है। आलोक जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। और जिस तरीके से तमाम मुद्दे हम देख रहे हैं, राम मंदिर को लेकर चर्चा है, तमाम तरीके से विपक्ष विकास की बात कह रहा है। मुद्दों के अगर मुद्दों को लेकर बात करें तो क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? क्या मुद्दों के जरिए विपक्ष के पास अच्छे मुद्दे हैं, भुना सकते हैं, या फिर बीजेपी राम मंदिर हो और जिस तरीके से राष्ट्रवादी के मुद्दे हैं उनको लेकर आगे है? राष्ट्रवादी मुद्दे जो होते हैं वही डोमिनेट करते हैं। और आपने देखा कि जिस तरीके से एक बहुसंख्यक था और किस तरीके से वो दबा हुआ था, और राम मंदिर के बनने के बाद उसकी
अभिलाषा और इच्छा जो है प्रफुल्लित हो रही है। तो ऐसे में चाहे पॉलिटिकल पार्टी कितना भी राम मंदिर के अगेंस्ट चली जाए, युवा उनके अगेंस्ट ही जाएगा। आपको भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आदि को, आपको संस्कारों को मानना ही पड़ेगा। आप चाहे कितने बड़े भी पॉलिटिकल पार्टी हो जाए, लेकिन लोगों की विचारधारा, जो बहुसंख्यकों की जो विचारधारा है, तो आपने देखा निश्चित तौर पर देखना भी महत्वपूर्ण होगा। समय हमारे पास इतना ही। आलोक जी, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सभी मेहमानों का। विवेक जी आपका बहुत शुक्रिया, दारा सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, अंकुर जी आपका बहुत शुक्रिया और आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में मतदान जारी है। लगातार तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं, लेकिन कितना असर होगा इन दावे वादों का और क्या कुछ इन 14 लोकसभा सीटों पर स्थिति रहेगी, तो 4 जून को पता लगेगा। और 80 सीटों का दावा बीजेपी का है तो 79 का दावा सपा और गठबंधन भी कर रहा है। लेकिन क्या तस्वीर सियासी रूप से नजर आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर महाकवरेज स्वदेश न्यूज पर जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।